जय हिंद साथियों, मैं मुराद चौहान स्वागत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नाम नवादा पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का अध्याय 3 जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। ठीक है, कंपनी जब बंगाल की नवाब बनी तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार शासन चलाया है, कौन कौन से बंदोबस्त किए, कौन कौन सी व्यवस्था की, उसके बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए हमारे अध्याय में पहली हेडलाइन और पहला चित्र ये दे रखा है। पहला चित्र ये दे रखा है, इसके बारे में बात करनी क्या चित्र है। और हेडलाइन दे रखी है कि कंपनी दीवान बन गई। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया और दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। ठीक है, अब जो बंगाल की जो आर्थिक ये छोटे मोटे बड़े मामले हैं उन पर कंपनी ही निर्णय लेगी। पहले यहाँ बंगाल के नवाब हुआ करते थे, जैसे प्लस। ठीक है, अब जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मुगल बादशाह हैं वो हम लोगों को बंगाल के दीवान नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, ये एक भव्य समारोह के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन इस घटना की संभावना है कि ये किसी प्रमुख में या किसी निकाल में हुई होगी। ठीक है, जिनमें मुगल बादशाह को फरमान दे रहे हैं कि अब आज से आप बंगाल के नवाब हैं और बंगाल पर आपका नियंत्रण है, आपका आर्थिक गतिविधियां बंगाल के प्रयास वगैरह हैं उनके निर्णय आप लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, बंगाल की कंपनी नवाब तो बन गई, उनके सामने कौन कौन चुनौतियां हैं उनके बारे में बात करें। ठीक है, कंपनी की चुनौतियां, कंपनी को कौन कौन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनके बारे में बात करें। ठीक है, तो पहले थी कि राजस्व प्रबंध। ठीक है, इतना बड़ा भूभाग का जो मुगल बादशाह उनको सौंप दिया था, दीवान नियुक्त किए थे, अब उस क्षेत्र के जो राजस्व के बारे में व्यवस्था करें। ठीक है, वहां से राजस्व प्राप्त करना। ठीक है, क्योंकि कंपनी को भी अपने शासन चलाना है या अपनी कोई सेवा गतिविधियां हैं, बढ़ते खर्चों में पैसे जुटाने हैं उनके लिए। ठीक है, तो कंपनी के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाना था। ठीक है, जो राजस्व के रूप में प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, व्यापारिक जरूरत, व्यापारिक कंपनी के नाते खरीद बेचना काम जारी रखा। ठीक है, व्यापार को कंपनी को व्यापार जारी रखना था। ठीक है, कंपनी की व्यापारिक दृष्टि कम कर दी। और स्थानीय सत्ता मतलब जैसे गांव में जो बड़े जागीरदार हैं, छोटे मोटे जागीरदार हैं, गांव के जो जमींदार हैं, जो किले हैं, गांव देहात में पहले से शासन करने वाले लोगों पर नियंत्रण करना, उन्हें खत्म नहीं करना। ठीक है, जो गांव में पहले से शासन कर रहे हैं, गांव के जो जागीरदार वगैरह हैं उन पर नियंत्रण करना, उन्हें खत्म नहीं करना। ठीक है, जो छोटे सामान जागीरदार हो उनके बारे। ठीक है, उनको अपने अंडर में करना कि वो उनसे राजस्व प्राप्त कर सके उनके द्वारा। ठीक है, उन्हें खत्म नहीं करना पूरी तरह, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना। अब देखो जो पढ़ते हैं कि बंगाल में आर्थिक संकट किस प्रकार आया। आर्थिक संकट और अकाल बंगाल। ठीक है, बंगाल में 1770 ईस्वी को अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें जबरन बेचनी पड़ रही थी। ठीक है, बंगाल में यही कारण था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में जाने का यही कारण था कि जो यहाँ के जो कारीगर हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ से छोड़कर दूसरे इलाकों में जा रहे थे क्योंकि यहाँ इनको अपने काम की तुलना में उतना मूल्य नहीं मिलता था। ये जो वस्तुएं वगैरह बना रहे थे, ये वस्तुएं उन्हें कम आमदनी में कम इनकम में बेचनी पड़ रही थी, वो अपना मुनाफा नहीं प्राप्त कर रहे। ठीक है, अब देखो 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ठीक है, जो यह काल था बहुत ही भारी काल था, इसमें लगभग बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे बंगाल से। ठीक है, ये 1770 ईस्वी में पड़ा था। ठीक है, ये जो आपको जगह दिखाई दे रहा है, दिया गया है, ये बंगाल के कलकत्ता शहर में जो कासिम बाजार है उसके हाट बाजार का क्षेत्र है। इसमें भी आर्थिक मतलब जब आर्थिक संकट आया तो इस पर प्रभाव देखने को मिला। हाट बाजार मतलब सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार ऐसा लगता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नवालिस का। ठीक है, कॉर्नवालिस जब बंगाल में या जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है, उस समय बंगाल जो नवाब थे वो कॉर्नवालिस थे। ठीक है, 1793 ईस्वी में
स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में क्या था उनके बारे में, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त क्या था, देखो स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की मान्यता दी गई, मतलब जो वहाँ के छोटे जागीरदार थे, जो राजा थे, बड़े जागीरदार थे, जो बगल के ताल्लुकात थे, अच्छे संबंध थे, उनको जमींदारों की मान्यता दी गई। ठीक है, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जो अच्छी जिंदगी बनती थी उनको जमींदार नियुक्त किया। ठीक है, और उनके द्वारा फिर वहां से राजस्व वसूल की गई। ठीक है, जो बड़े राजा हो गए या उनके तालुकात हो गए, उनको जमींदार बना दिया, फिर जमींदारों के द्वारा वहां से वसूल की। ठीक है, किसानों से लगान वसूलने और कंपनी की राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा। इन्हें पहले बनाया गया जमींदार, इनसे जिम्मा सौंप दिया कि आप राजस्व वसूल कंपनी दीजिए। स्थायी निर्धारण। ठीक है, स्थायी राजस्व, स्थायी निर्धारण। ठीक है, कि मतलब कितना राजस्व देना, राजस्व का निर्धारण किया गया कि आपको इतना राजस्व हमें देना है, आप चाहे कितना लाओ। ठीक है, राजस्व की राशि स्थायी की गई और भविष्य में इजाफा नहीं होना था। ठीक है, ऐसा तय किया गया कि आपको इतना राशि इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। आप देखिए स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। अब स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या समस्या है उसके बारे में बात करें। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की समस्या है। ठीक है, पहली समस्या कि जमींदारों का विफल होना। ठीक है, जिनको जमींदार नियुक्त किए वो विफल होने लगे। ठीक है, वो उतना उपज नहीं प्राप्त कर। ठीक है, जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं करे। ठीक है, उपज प्राप्त कर लेकिन जमीन के सुधार के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किसी प्रकार का खर्चा नहीं करे। ठीक है, जमींदार अत्यधिक राजस्व, कंपनी ने राजस्व तय। ठीक है, राजस्व इतना ज्यादा था कि चुकाने में भारी परेशानी होती थी। तय किया गया जो राजस्व था वो बहुत ज्यादा था, उसे चुकाने में परेशानी आ रही। ठीक है, अब देखो जमींदारों की नीलामी, जो जमींदार तय किए गए राजस्व नहीं पूर्ण कर पाते थे, नहीं दे पाते थे, तो उनकी जो जमींदारी थी उनको नीलाम किया जाता था, दूसरे जमींदार को बेच दिया। ठीक है, उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक है, जो राजस्व नहीं चुका पाते थे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक है, किसानों को ये व्यवस्था बहुत समानकारी दिखाई गई थी कि किसानों को पहले जब ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त लगे इसमें समानकारी दिखाई गई थी, आपके लिए बहुत कुछ ऐसा सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में सुधार हुआ नहीं था। ठीक, लगान बहुत ज्यादा था और जमींदार इनका अत्यधिक सुरक्षित नहीं था। ठीक है, इन पर जमीन पर इनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। ठीक है, जब ये शुरू की गई तब तो इनको दिखाया गया था कि आपके लिए अच्छी योजना है। ठीक है, लेकिन बाद में ये अच्छी सिद्ध नहीं हुई, खराब सिद्ध हुई। ठीक है, अब उसके बाद नई व्यवस्थाएं की गई। इसमें दो मुख्य रूप से व्यवस्था की गई, जिसमें एक है नई व्यवस्था है। ठीक है, एक महालवारी व्यवस्था और दूसरी है रेतवारी व्यवस्था। ठीक है, दो मुख्य व्यवस्था, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थी और ये बंगाल से थी। ठीक है, बंगाल और बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में आसपास। ठीक है, 1822 ईस्वी में लागू की गई थी जो महालवारी व्यवस्था है। 1822 ईस्वी में लागू की गई थी और इसे विकसित किया था हॉल्ट मैकेनिक द्वारा ये विकसित थी। ठीक है, महाल का मतलब होता है गांव या गांव का या तो क्या गांव का समूह। ठीक है, दूसरे गांव मिल गई थी, गांव या ग्राम समूह महल से राजस्व वसूल करा। ठीक है, किसी एक गांव से गांव से राजस्व वसूल करना। ठीक है, गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी, जो उस गांव का मुखिया है वो राजस्व वसूल करके अंग्रेजों को देगा। ठीक, समय समय पर इसमें संशोधन की गुंजाइश थी। ठीक है, यानी मुखिया को बदल के जो सही नहीं करा तो उसको बदल के किया जा सकता। ठीक है, इसमें मतलब सुधार करने की संभावना थी कि संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और रैंकवाइज व्यवस्था ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थी और इसको विकसित किया था टॉम मुनरो ने। ठीक, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये टॉम मुनरो का। ठीक है, टॉम मुनरो ने विकसित किया था। ये सीधे किसानों के बंदोबस्त था। ठीक है, यानी इसमें कोई मुखिया को नहीं दिया। ठीक, इसमें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो मुखिया को दी गई थी। ठीक है, इसमें ये सीधे किसानों में अंग्रेजों का मानना था अलग अलग सभी खेतों का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, उनकी मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ठीक है, और अंग्रेज ये जो टॉम मुनरो है इनका मानना था कि अंग्रेजों को किसानों की भांति, अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की सुरक्षा करनी चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है नील। ठीक है, नील क्या है, नील का इतिहास क्या है। तो नील देखो नील एक पौधे का नाम है जिनसे नील प्राप्त की जाती है। नील एक ऐसा दर हो जिससे नीला रंग या नीला रंध्रक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे जो कपड़े रंगाई में काम आता है। ये आपको दिखाई दे रहा है नीले रंग का पौधा या जिससे नीला गहरा रंग प्राप्त जो कपड़े में काम आता है। ठीक है, नील का इतिहास 13वीं सदी में यूरोप में
भारतीय मील का उपयोग शुरू हुआ और ये बहुत महंगा, ठीक है। यूरोप में कपड़े रंगाई में भारतीय मील का उपयोग होने लगा और ये बहुत महंगा था यहाँ से यहाँ, ठीक है। और वैसे थे मतलब ये जो वहाँ जो कृत्रिम रूप से जो कलर नीला कलर बना रहता था वो उसकी तुलना में ये बहुत गहरा और अच्छी क्वालिटी का कलर था, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में कैरिबियाई द्वीप समूह और अमेरिका में भी नील के बागान लगाए गए, ठीक है। कैरिबियाई द्वीप समूह वहां पर और अमेरिका में नील के बागान लगाए गए, ठीक है। और 1783 1799 में दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया। आधा इसलिए रह गया कि इसमें एक समस्या होती है कि अब इसकी अगर नील की खेती करेंगे तो ये धीरे धीरे उस जमीन को अनउपजाऊ बना देगी, ठीक है। इसमें उपजाऊपन को खत्म कर देगी, अनउपजाऊ बना देगी, जहां पर धान की खेती या अन्य खेती करना असंभव सा लगता है, ठीक है। जब धान की खेती करना संभव नहीं रहता, बाद में धान की उपज कम होती है, ये जमीन को बंजर बना देती, ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने उसका उत्पादन बंद कर दिया, ठीक है। 18वीं सदी का अंत, भारत में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। यहाँ पर बंद हो गया तो अंग्रेजों ने यहाँ से लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई कि आप नील की खेती करिए अंग्रेजों के लिए, ठीक है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें नील का उत्पादन नीले कलर के रखा, ठीक है। ये जो यूरोप में कृत्रिम कलर होते हैं उनसे रंगाई का ऐसा कलर आता है और भारतीय नील से ऐसा कलर आता है, मतलब इनके कलर में गुण होता है, भारतीय नील के कलर से गहरा कलर आता था। अब देखो नील की खेती करने के तरीके, कि नील की खेती किस प्रकार की जाती है, ठीक है, किस प्रकार की जाती थी भारत में, ठीक है। तो नील की खेती करने के तरीके ऊपर आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं, लोग नील की खेती कर रहे हैं, नील के पौधों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दो प्रकार के, निजी खेती और रेत की खेती, ठीक है, रेत की खेती। तो बगान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे और जमीन खरीदते या भाड़े पर लेते थे और मजदूरों से काम करते, ठीक है। या जमींदार खुद ही अपने खेत में खेती करते थे और या भाड़े पर जमीन लेकर खेती करते थे और मजदूरों से काम करते, ठीक है। उपजाऊ जमीन की कमी हो जाती थी, मतलब जैसे धीरे धीरे खेती करोगे नील की उपजाऊ जमीन कमी हो जाती है। मजदूरों का इंतजाम करना मुश्किल था, इससे तकरीबन नील की खेती काटने के लिए मजदूर आवश्यक थी और नील की खेती करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें हल्की नील की खेत बोने के लिए हल्की और बैलों की जरूरत पड़ती है, इनकी भी भारी जरूरत पड़ती है जमींदारों को, ठीक है। उसके बाद रेत की खेती, बगान मालिक रेत के साथ अनुबंध करते और कम ब्याज पर कर्ज लेकर काम कर 25% जमीन पर नील, ठीक है, इसे जबरन अनुबंधन यानी जबरदस्ती अनुबंधन करके रेत खेती, मतलब जैसे किसानों से रेत अनुबंधन करके खेती करना है, ठीक है, बहुत कम कीमत पर और कर्ज का सिलसिला, मतलब ब्याज तो कर्ज चुका नहीं पाते थे उससे। अब देखो नील उत्पादन की प्रक्रिया, नील को किस प्रकार उत्पादित किया जाता है, ठीक है, कि मतलब जैसे नील की खेती करेंगे उससे नील कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कटाई और परिवहन, पहले नील को बोएंगे खेत में, फिर उस नील की कटाई करेंगे जैसे फसल की तरह, ठीक है, फिर उस पौधे का परिवहन द्वारा फैक्ट्री में लेके आएंगे, ठीक है। नील के पौधों को काट कर फैक्ट्री तक पहुंचा जाता है, ठीक है, काट कर फैक्ट्री में पहुंच जाता है। फिर किण्वन होता है, किण्वन का मतलब बताना है सड़ाना, नील को सड़ा या गला कर, ठीक है, किण्वन होने डालेंगे और पत्तियों को गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता है, ठीक है, कई घंटों तक डुबोकर उसमें सड़ाया जाता है, ठीक, गलाया जाता है, फिर उससे नील पत्ती, फिर होता है बीटर वाट, ठीक है, दरों को लगाकर हिलाया और पेड़ों में डाला जाता, ठीक है, दर को अलग से हिलाया उसमें से कलर निकलता, ठीक है। निथारण और सुखाना, ठीक है, नील की लुगदी या जो निचोड़ निकाल देते, फिर पानी बदलकर उसको निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था, ठीक है। आप चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें नील की यहाँ इस चित्र में नील की ठीक है, क्षेत्र में ये महिला नील खेती कर रहे हैं और यहाँ से इसे खेती में वहां लाया गया है फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में फिर ये औहदे बनाए गए हैं, इनमें डाला गया है, इनमें सड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद इस लुगदी को सुखाया जा रहा है और उसको गाढ़ा करके जा रहा है, ठीक है।
अब देखो आपने किताब में दे लिखा है नील विद्रोह के बारे में, ठीक है, कि दुनिया भर में नील के बारे में विद्रोह होने लगा। नील विद्रोह होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो यहाँ ये जिस जमीन पर खेती की जाती है उसके बाद ये खेत को बंजर बना देती है, यानी अनउपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ कर देती है, ठीक है। तो देखो बंगाल में हजारों रियासतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, ठीक है। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे, ठीक है। नील फैक्ट्रियां अंग्रेजों की थी, ठीक है। जमींदारों का समर्थन, नील के जो भी रैत वाले थे इनको भी जमींदारों का समर्थन, रैत मतलब ये किसान होते, ठीक है, बड़े किसान होते हैं, बड़े किसान, ठीक है, जो छोटे किसानों को काम रखा, ठीक है। किसानों का समर्थन, स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं ने किसानों का साथ दिया, ठीक है, किसानों का साथ दिया। सरकारी हस्तक्षेप, नील आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती की आलोचना की, ठीक है। विद्रोह के परिणाम, कि विद्रोह करने के बाद क्या परिणाम हुए, ठीक है। बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और 1907 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, फिर ये आंदोलन, ठीक है। अब देखो एक काश्तकार कथन है नील के बारे में, जिनका नाम है हाजी मुल्ला, जो 1860 दिया किताब में दे रखा, उसको भी याद रखना, ठीक है। कथन किसने दिया, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ठीक है। ये हाजी मुल्ला कथन है। ये नील का विद्रोह कब हुआ था, तो मार्च 1859 ईस्वी में। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, नील के विद्रोह का चित्र है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अध्याय शुरू होता है। हम आपको एक बार और